जय हिंद साथियों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा आप सभी का बिरमा करियर एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होने का मेरा मकसद है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना आपके साथ। वो क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं और उन क्वेश्चंस को एलाबोरेट करना, ताकि उनसे बहुत सारे और क्वेश्चंस जनरेट होते हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है, आपके रीट में आया हुआ प्रश्न है 2018 में, और ये क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। तो चलिए राष्ट्रपति के इलेक्टोरेट कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें जो शामिल होते हैं सदस्य वो एमपीज प्लस एमएलएज होते हैं निर्वाचक मंडल। इसमें सबसे पहले बात करें एमपीज की, तो एमपीज में लोकसभा प्लस राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर यानी जिसको कह सकते हैं एमएलए, ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के वर्तमान में निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के वर्तमान में निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन राज्य विधानसभाओं में दिल्ली व पुडुचेरी भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उन सदस्यों की जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये प्रश्न आपके रीट में दोबारा पूछ लिया जाए कि कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो ये वो सदस्य हैं जो भाग नहीं लेते हैं, जिनको हम कह सकते हैं नॉन पार्टिसिपेंट्स, अर्थात वे सदस्य जो भाग नहीं लेते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए गए 2 सदस्य यानी मनोनीत सदस्य इनको कह सकते हैं। 2 सदस्य आर्टिकल 331 के तहत अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। और उसके बाद में आता है राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और बाकी 7 राज्यों में राज्य विधान परिषद का भी गठन होता है। अब राज्य विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं वो प्लस लोकसभा के मनोनीत सदस्य प्लस राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का अंग नहीं होते हैं। ये आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। तो ये थी क्लेरिफिकेशन साथियों कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ये प्रश्न आपके आ चुका है। इस प्रश्न से और भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये बहान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो है, ये आपके रीट टेट में आया है प्रश्न, यानी रीट का ही प्रश्न है, और ये है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक पत्ती आती है। वो कौन सी पत्ती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसकी पत्ती का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान पत्र। ये मेथड होता है, ये तरीका होता है। इस तरीके के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में सारे सदस्य जो वोटर्स होते हैं अपनी प्रेफरेंस, अपनी वरीयता दिखाते हैं, और उसके बाद में इस मेथड के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो कहानी है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो कहानी है बहुत ही रुचिकर है। और ये एकल संक्रमणीय जो पत्ती है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में यही सिस्टम लागू होता है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इसी सिस्टम से चुनाव होता है। और इसके अलावा जितनी संसदीय समितियां होती है, जितनी भी संसदीय
समितियां होती हैं, उन समितियों के सदस्य भी इसी सिस्टम से चुने जाते हैं। यानी एकल संक्रमणीय पद्धति से उन सभी संसदीय समितियों के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी सिस्टम से होता है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसमें राज्यसभा के सदस्यों में गुप्त शब्द नहीं होता, उसमें खुला मतदान होता है। राज्यसभा के सदस्य जब चुने जाते हैं तो उनमें सभी सदस्यों को ये बताना होता है कि किस पार्टी के नेता को उन्होंने टिकट दी है, क्योंकि अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति है तो उसे बीजेपी के व्यक्ति को ही टिकट देना होता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में, और कांग्रेस का तो कांग्रेस के व्यक्ति को ही वो वोट देगा। तो इस प्रकार से निश्चित होता है, इसलिए उन्हें आके बताना पड़ता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। चलिए साथियों, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यह भी आपके रीट में आया हुआ प्रश्न है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ये जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति का जो तरीका है, पहले इसमें कॉलेजियम सिस्टम होता था, लेकिन अब इस कॉलेजियम सिस्टम को बदल दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और फरवरी 2018 में एक सिस्टम आ गया है जिसका नाम है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अक्सर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर, यानी जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में एमओपी के द्वारा यानी इस सिस्टम के द्वारा अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। अब इस नियुक्ति में मैं आपको मोटे तौर पे आपके एग्जाम की दृष्टि से बता देता हूँ कि किस प्रकार से नियुक्ति होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है लीगल डिपार्टमेंट का। लीगल डिपार्टमेंट जो होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधि विभाग, हिंदी में हम जिसको कहते हैं विधि विभाग जो वर्तमान में मान लीजिए सीजीआई की नियुक्ति करनी है, सीजीआई रिटायर होने वाला है, तो वह प्रेजेंट में जो सीजीआई है उससे कहेगा कि आप अपने फॉलोअर का नाम बताएं। यानी जो वर्तमान सीजीआई उसी से पूछा जाएगा कि आप अपने उत्तराधिकारी का नाम बता दीजिए। सीजीआई 1 या 2 उम्मीदवारों का नाम बताएगा विधि विभाग को कि सब मेरे बाद ये सूटेबल है जो इंडिया के सीजीआई बन सकते हैं। अब विधि विभाग वहाँ से डायरेक्ट क्या करेगा, उनको मंत्री परिषद के पास उनका नाम भेज देगा। सीजीआई के लिए जिन उत्तराधिकारियों का नाम वर्तमान सीजीआई ने बताया है, विधि विभाग उनका नाम डायरेक्ट मंत्री परिषद के भेजेगा। मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है, और जब ये मंत्री परिषद इसको फाइनल कर देता है तो वहाँ से वह कैंडिडेट कहाँ जाता है, उस पर साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो इस प्रकार से एमओपी सिस्टम से वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति की शुरुआत विधि विभाग द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है कि एक रीट में अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कॉलेजियम सिस्टम भी हो सकता है उसमें लिखा हुआ, एमओपी यह भी लिखा हो सकता है, या फिर अन्य कोई आपके सामने ऑप्शन आ सकता है। तो याद रखना आपको, इस समय जो सबसे बढ़िया तरीका है जिस तरीके से चुनाव होता है वो है एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर। सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से इस समय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राष्ट्रपति के संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? देखिए, ये आरएस का प्रश्न है, और जो भी आप में स्टूडेंट आरएस के हैं वो ध्यान से सुन ले। आरएस में आया प्रश्न है तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में पूछा है। जब संसद में राष्ट्रपति का एक नियम होता है कि वह संसद में सत्र का आहूत करता है। आपको पता है कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है, और इस अनुच्छेद का नाम है 85। अनुच्छेद 85 यह कहता है कि साल में जो भी सत्र आहूत होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किए जाएंगे, और एक साल में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले बजट स्तर, फिर ग्रीष्मकालीन स्तर, और लास्ट में शीतकालीन स्तर। उसके अलावा 2 विशेष स्तर होते हैं, एक संसद का और एक होता है लोकसभा का। इसके अलावा
एक और अनुच्छेद है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं कि आप उन्हें भी याद रखें। अनुच्छेद 87 कहता है कि नए साल में संसद के पहले स्तर को राष्ट्रपति अवश्य ही संबोधित करेगा, और दूसरा जनरल इलेक्शन के बाद जब संसद का प्रथम बैठक होती है तो उसको राष्ट्रपति अवश्य ही संबोधित करेगा। इन दोनों को राष्ट्रपति अवश्य ही संबोधित करें। ये दोनों ही अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इसके ये दोनों अनुच्छेद जब हम संसद के स्तर की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है संसद के स्तर की दृष्टि से। आपका क्वेश्चन है इसमें धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव यानी जब संसद में स्तर समाप्त होने वाला होता है और यानी मान लीजिए समाप्त हो जाता है तो स्तर के अंत में एक थैंक्स मोशन लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव सरकार के पक्ष में यानी वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में पारित होना जरूरी है। यदि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार के अगेंस्ट में पारित हो जाते हैं और सरकार उसको अपने पक्ष में पारित नहीं करवा पाती तो ये सरकार की एक नीतिगत हार मानी जाती है, आगे चल के ये सरकार के लिए घातक साबित हो सकते हैं। ये है धन्यवाद प्रस्ताव। इसके बाद में आपका अगला आता है कि भारत के ये आपके रेलवे का आया हुआ प्रश्न है आरआरबी का, जिसमें पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आया हुआ है। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रपति अपने शपथ से लेकर अंतिम दिन तक, जब तक उसका सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता तब तक 5 साल के लिए चुना जाता है। यानी अपने शपथ के दिन से लेकर शपथ दिवस से लेकर वह अपने पूरे 5 वर्ष तक इस पद पर सेवा देता है और 5 वर्ष समाप्त होने से पहले उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति चाहे, अब राष्ट्रपति की इस शपथ का उल्लेख हम कहाँ पाते हैं? अनुच्छेद 60 में हम राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख पाते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी त्यागपत्र दे सकता है और या फिर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लगा के हटाया जाता है। अब आपको जो याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है संविधान के उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाता है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। अगर वह असंवैधानिक तरीके से काम करता है, उसे पहले हटा दिया जाता है, उसका पद रिक्त हो जाता है, तो हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण 65, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक के लिए उपराष्ट्रपति इस पद को ग्रहण करता है। बाय द वे उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो सीजे इस पद को होल्ड करता है। और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली सीजे भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वो इस पोस्ट को होल्ड करता है। इस प्रकार की एक पोजीशन आई थी 1969 में 1969 में सिचुएशन आ चुकी है जब वीवी गिरी वो जो उसमें उपराष्ट्रपति थे उन्होंने पद त्याग दिया था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए और राष्ट्रपति यानी जैल सिंह की डेथ हो गई थी। और उस समय जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हमारे देश के सीजे थे, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य किया था। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपके जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं उनमें आए हुए आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। इनसे जुड़ी हुई बातें मैंने आपको बताई है क्योंकि इनसे बहुत सारे और प्रश्न अच्छे बनते हैं कि वह कौन सा एकमात्र न्यायाधीश है, वो कौन सा एकमात्र भारत का राजनीतिज्ञ है जो राष्ट्रपति भी रह चुका है, उपराष्ट्रपति भी रह चुका है और राज्यपाल भी रह चुका है और मुख्य न्यायाधिपति भी रह चुका है। तो आपको याद रखना है वह व्यक्ति है मोहम्मद हिदायतुल्लाह इन चारों पदों को ग्रहण कर चुका है। और चलिए इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। अगले एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।